हाँ जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 में आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 हम ट्राई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है सी पॉइंट, ओनरशिप। देखो यहाँ पे बोला गया जा रहा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेयर कमिटमेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू काइंडनेस, इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ओनरशिप। थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि आज की डेट में ओनरशिप यानी कि जो कमिटमेंट है फ्रॉम द एम्प्लॉइज, वो आपको उनको आप वो ओनरशिप की फीलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है ना। काइंडनेस नहीं है उनकी तरफ, और ये दोनों तरफ है। मतलब ये मैनेजमेंट के लिए भी है क्योंकि वो भी ओनरशिप का पार्ट है, ठीक है। टाइम्स हैव चेंज, तो ये एक आपको टेबल दिखाई देगा बुक के अंदर, वहां पे गिवन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल डिसाइड द मेथड ऑफ टाइम स्टडी। कौन सा इसमें से जो है वो टाइम स्टडी के मेथड को डिसाइड करेगा। क्वेश्चन 27 का है ए, ठीक है। टाइम मेजरमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन होते हैं, और वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क होता है, ठीक है। बड़ी चीज़ें तो साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा, छोटी छोटी चीज़ें तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, जैसे नट्स एंड बोल्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, च्युइंगम्स हैं, बबल गम्स हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें, ठीक है। 1 2 3, और कोई गाड़ी बन रही है तो साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो टाइम मेजरमेंट कॉस्ट कितने हैं वो भी डिटरमिन करेगा कि हमारे ओवरऑल क्या मेथड रहेगा टाइम फ्री का, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। 28 के अंदर हमारा आंसर है सी, ओके। सी मार्क कर लेते हैं। 28 का आंसर है सी, टाइम स्टडी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब। ये आप देख लो, एक यहाँ पर एक गिवन है हमें क्वेश्चन 29। तो आदित्य वांट्स टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। तो इसमें टेक्निक पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 29 का जो आंसर है वो बी है। लेट मी मार्क दिस क्वेश्चन आंसर फॉर यू। आंसर देता हूँ, डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। कहीं भी अगर इस तरह की बात होगी कि भाई एफिशिएंट इनएफिशिएंट है, एक आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है काम का और उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम होगा और इंसेंटिव भी फर्क हो जाता है। बहुत आसान सा होता है ये, ज़्यादातर इसके केस स्टडीज भी आसान आएंगे। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो गया है। क्वेश्चन 30 और 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 का आंसर है डी। ये फटीक नहीं है, का कॉज नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनकॉर्डियल, बैड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी क्या है, ठीक है। डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम जो जाएगा लगेगा वो, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो इन्वॉल्व होंगे, तो बोथ बी एंड सी, ओके। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। अब यहाँ पर जो इसका आंसर है, इसे मैं आपको पहले भी बोला था कि सिंगल क्वेश्चन केस स्टडी है। तो आपको तरीका क्या रहेगा, आप अपना अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आके यहाँ पर अपने आंसर्स को चेक करिए। 32 का डी है, फटीक स्टडी, ठीक है। 33 का आंसर ए है, स्टैंडर्डाइजेशन। एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स फॉल्स अंडर, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखूंगा मैं, ये क्वेश्चंस इजी हैं ये वाले। अब ये थोड़ा सब्जेक्ट पे पूरा सा, थियरी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इतना यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर को ढंग से डिटेल में, वो जो मैं बोलता हूँ इन बिटवीन लाइंस पढ़ा है, ठीक है ना। 34 का ए है, 34 का सी है, सॉरी। फ्रांसिस गेल वर्थ है, गेल वर्थ इज नॉट द राइट, तो इसको हटा देते हैं। गेल वर्थ, 34 का सी है, ओके। 35 का सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई शुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ये आज के लिए और आने वाले समय के लिए कि किसने कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन इन्वेंट किया था, तो वो टेलर थे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 हमने देख लिया। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 30 37। यहाँ पर एक पेयर है क्वेश्चन का,
जो केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है। 36 का आंसर है बी, रेम्यूनरेशन। 37 का आंसर है बी, ठीक है ना। एक नई जॉब लगी, थ्रू अ पार्टी टू हर फ्रेंड्स इंक्वायर्ड अबाउट हर पोटेंशियल सैलरी, तो उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड डिग्री ऑफ एफर्ट। तो कंटिजेंसी है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन है, और रेम्यूनरेशन की बात हो। अगर आपने अच्छी तरीके से थियोरी पढ़ी है तो ये बड़े सारे जो क्वेश्चन अभी आए हैं हाल फिलहाल में इस चैप्टर में, रिसेंटली अभी जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, सब बड़े इजी में काउंट होंगे। अब एक अगेन पेयर ऑफ क्वेश्चन 38 39 देख लेते हैं। 38 का आंसर है डी, इक्विटी। 39 का आंसर है ए। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पे आपको इसका आंसर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। 40 का बी, इसको कर लेते हैं। 40 का आंसर है बी, बोथ पॉइंट्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ये दोनों जो पॉइंट है ना, बोथ पॉइंट्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों पॉइंट जो है, अगर रिड्यूसिंग आ जाएगा, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर रिड्यूसिंग आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर दी है, सिंप्लीफिकेशन की बात कर दी है, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है। बी हो गया। इसके बाद हम 41 के आंसर्स देख लेते हैं। एसर्शन दिया है कि बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, एप्पल, ये हैव बीन कैपेबल ऑफ सर्विंग सक्सेसफुली लार्ज नंबर ऑफ, बिल्कुल सही बात है, ये कर पाई है, तभी ये सक्सेसफुल है कंपनीज। These organizations have applied the Taylor's technique of standardization and simplification. बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों के दोनों ही सही हैं। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो गया। Which of the following is not achieved by simplification? Reduction of cost होता है, fuller utilization of equipments होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो नहीं बढ़ता है, एलिमिनेशन ऑफ सुपरफ्लुअस वैराइटीज ये भी होता है, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और अगर कभी ये किसी प्रिंसिपल के साथ जुड़ के आती है तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ही इसके साथ अटैच होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 का जो आंसर है वो है सी, ये देख लेते हैं। assertion is true but reason is false. assertion Taylor was a strong supporter of, बिल्कुल सही बात है, he considered equality towards efficient in, no ऐसा नहीं था, तो assertion ही ठीक है, और ये गलत है। बाकी रीजन जो है इसका तो ये सी आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, 44 और 45 यहाँ पर हम देख रहे हैं, और हम 44 का जो आंसर है दैट इज ए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। 45 का जो आंसर है वो है सी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ओके, ठीक है, हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट उसमें, क्वेश्चन 46 पे आते हैं। क्वेश्चन 46 पे आते हैं। क्वेश्चन 46 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन 46 का जो आंसर है, क्वेश्चन 46 का जो आंसर है वो है ए। ओनली टू, फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर वर्कर। ठीक है, अब आप सोचिए, वर्कर थोड़ी है वो मैनेजर है, ठीक है। अंडर प्लानिंग इंचार्ज देयर इज अ फैक्ट्री मैनेजर, उल्टा है, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे प्लानिंग इंचार्ज होता है। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल डिवीजन हो, ये बात सही है, तो ओनली टू इसका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 और 48 में देख लेते हैं कहाँ हमारे आंसर सारे। 47 का आंसर है सी, ठीक है, 47 का आंसर सी है हमारा, ये हो गया। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं है जो दिखाई दे रहा है, इज नॉट द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, 48 का जो आंसर है वो ए है, 1 and 2। डिसिप्लिनरी प्रोडक्शन चार्ज के नीचे आता है टेलर प्रपोज अ डजन स्पेशलिस्ट फॉर द शॉप फ्लोर, ये गलत है। डजन स्पेशलिस्ट कहाँ से हैं, है ना, तो दोनों ही गलत हैं।
डिसिप्लिनरी प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर कहाँ आता है, ये किसके अंडर आता है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। अब हम आते हैं 4950। का जो आंसर है 49 is D, continuous improvement, and 50th answer is C, री इंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन क्या, ठीक है।